नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मंथ पीआईबी का, वो है मार्च 2026 का। ये पटना पीआईबी है। बीपीएससी प्री और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसको आपको रट्टा मार लेना, इसलिए मैंने रट्टा मार लो लिखा है थंबनेल पे। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आज के टाइम में जो ऑथेंटिक सोर्स है वो पीआईबी है। इस पे ही रिलाई करना है आपको, और किसी भी चीज़ से पढ़ने से शायद प्रश्न ना बने। प्री और मेंस के लिए मैं साथ में तैयारी करा रहा हूँ आपको। कंटेंट दूंगा, फिर पीवाईक्यूज दूंगा, एमसीक्यूज जो प्री में आ सकता है जिस तरह से प्रश्न, और मेंस में भी अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस कंटेंट पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से फैमिली में शेयर करना है, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले पढ़ते हैं पीआईबी पटना का मार्च एडिशन। तो पहला जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किस्तें तो आती रहती हैं, फिर भी चूंकि ये पीआईबी का न्यूज है इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट हुआ आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना, वहां पे लाइव टेलीकास्ट हुआ। लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो पैसे दे रहे हैं बैंक में 18,640 करोड़ हस्तांतरित किए गए। 2 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी इसका लाभ मिला। मतलब जो 9 करोड़ 32 लाख किसान हैं उसमें 2 करोड़ महिला किसान हैं। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण एवं जलवायु अनुकूल कृषि पर भी बल दिया गया। किसानों को दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, बागवानी, मशरूम और पशुपालन अपनाने की सलाह दी गई। और साथ ही वैज्ञानिकों ने गेहूं, चना, सरसों एवं मसूर की उन्नत किस्मों की जानकारी दी। विकसित भारत 2047 में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। अभी मैंने इस वाले मंथ से थोड़ा सा वो चेंज किया है, और आपको फैक्ट्स भी बीच में डालूंगा कि इस पूरे कंटेंट में मेन फैक्ट्स क्या थे। तो मेन फैक्ट इस कंटेंट में है 22वीं किस्त जारी की गई 13 मार्च 2026 को। लाभार्थी कितने हुए? 9 करोड़ 32 लाख किसान। राशि कितनी थी? 18,640 करोड़। भुगतान किया गया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। प्री में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं? तो पीएम किसान की 22वीं किस्त के तहत कितनी राशि जारी की गई? 18,640 करोड़। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत राशि किसानों को किस माध्यम से भेजी जाती है? तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिचौलियों का काम खत्म। बीपीएससी मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो पीएम किसान योजना किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? और प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। इस तरह से मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो न्यूज है वो है बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर बल दिया गया। तो आईसीएआर फिर से आता है, जो भी किसानों से संबंध है वो आईसीएआर आएगा। पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना ने 10 से 12 मार्च 2026 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण उद्देश्य क्या था? बिहार में दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना। कार्यक्रम को बामेती BAMETI पटना ने प्रायोजित किया। वैज्ञानिकों ने गुणवत्ता युक्त बीज, बीजोपचार, संतुलित उर्वरक, जल प्रबंधन एवं शून्य जुताई पर प्रशिक्षण दिया। दलहन मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ अभी आपको। किसानों को मेड़ पर अरहर लगाने की सलाह दी गई। देखिए, जो दलहन फसल होती है ना, उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मिट्टी और जल से। ठीक है, तो इस तरह से ये नाइट्रोजन बढ़ता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ लाइन कि दलहन मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और किसानों को मेड़ पर अरहर लगाने की सलाह दी गई। जो कि जो खेतों के बीच एक मेड़ बनते हैं ना, उस पर बोला गया कि आप अरहर लगाओ। और गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बड़ी चुनौती बताई गई इसमें। और प्रशिक्षण में 5 जिलों के कृषि एवं कृषि प्रसार कर्मी भी शामिल हुए थे। अब इस टॉपिक में फैक्ट्स क्या निकल के सामने आते हैं? तो पहले तो प्रशिक्षण में 5 जिलों के किसान एवं कृषि प्रसार कर्मी शामिल हुए, ये बता दिया मैंने आपको। तो फैक्ट्स क्या निकल के सामने आए इसमें? तो आईसीएआर जो है ईस्टर्न रिसर्च कॉम्प्लेक्स पटना, ये इसने आयोजन किया था इसका। और अवधि थी 10 से 12 मार्च 2026। प्रायोजक कौन था? बामेती, BAMETI। ठीक है, और प्रमुख फसलें जिस पर जोर दिया गया चना, मसूर, अरहर। दलहन फसलों की बात हो रही है तो यही होते हैं।
ठीक है। तो दलहन फसलों का प्रमुख लाभ क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ये प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से। दलहन उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। ये अभी मैंने इसी को पढ़ा है। तो मेंस में प्रश्न कैसे आ सकते हैं? तो बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक कृषि तकनीकों एवं गुणवत्ता युक्त बीजों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ऐसे प्रश्न तो आएंगे तो आप आराम से लिख दोगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या। अगला है युवा संगम का छठा फेज, चरण 6 फेज 6 किया गया। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम चरण 6 प्रारंभ किया। ऑनलाइन पंजीकरण किया गया 2 मार्च 2026 से शुरू हुआ। आयु सीमा रखी गई 18 से 30 वर्ष और छात्र NSS NYKS स्वयंसेवक एवं युवा पेशेवर पात्र हैं। और उसके बाद पूरे देश में 22 उच्च शिक्षा संस्थान नोडल संस्थान बनाए गए। बिहार का संयोजन IIT रोपड़ के साथ तथा नोडल संस्थान जो था वो IIT पटना है। उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इस टॉपिक से फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं? तो पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आयु क्या रखी गई? 1830 वर्ष। चरण कौन सा चरण था? छठा चरण था, फेज 6। और बिहार में नोडल संस्थान कौन सा है? IIT पटना। ये प्रश्न पूछ सकता है। तो प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इससे, इस टॉपिक से? तो युवा संगम कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय। और युवा संगम कार्यक्रम का आधार कितने P हैं? तो 5 P हैं। ठीक है, अब ये 5 P के बारे में मैं अलग से कहीं बता दूंगा, यहाँ मुझे मिला नहीं था। तो BPSC मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? युवा संगम के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेंस के एग्जाम में किसी भी स्टेट में। ठीक है, अगला है PIB वार्तालाप क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला। हमने पिछले महीने में पढ़ा था, वो किया गया था बक्सर या कहीं पे, अब मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। तो 24 मार्च 2026 को मुजफ्फरपुर में PIB ने वार्तालाप आयोजन किया। विषय था कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका और विकसित भारत एक्ट 2047। पत्रकार आते हैं इसमें। पत्रकारों को कृषि तकनीक, ड्रोन, मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म सिंचाई की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने लीची उत्पादन में आधुनिक तकनीक पर चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर में हो रहा है ना, तो जो ये राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है वो मुजफ्फरपुर में ही है। ठीक है, ड्रोन आधारित छिड़काव पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक पर जानकारी दी गई। मीडिया की भूमिका को कृषि नवाचारों के प्रचार में महत्वपूर्ण बताया गया। इसी के लिए वार्तालाप रखा भी गया था। स्थान था मुजफ्फरपुर, फैक्ट्स हैं ये। विषय था कृषि विकास में तकनीक और प्रमुख संस्थान था राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। कैसे प्रश्न सकते हैं प्री में इस टॉपिक से? तो वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किस संस्थान ने किया? PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका न्यूज हम अभी पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, ये मैंने आपको बताया है। तो मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं मीडिया की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। अगला न्यूज है MSME वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 13 से 14 मार्च 2026 को पटना में MSME विकास कार्यालय द्वारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह आयोजन जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से हुआ। उद्देश्य क्या था? MSMEs और CPSEs से जोड़ना। MSMEs को CPSEs से जोड़ना, जो आपका सरकारी खरीद प्रक्रिया है, एवं GEM पोर्टल की जानकारी दी गई। इसमें वेंडर मीट एंड प्रोडक्ट एग्जीबिशन आयोजित किए गए। सार्वजनिक खरीद नीति पर तकनीकी सत्र हुए और NSIC, NTPL, IOCL आदि संस्थानों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था MSME उत्पादों को सरकारी बाजार उपलब्ध कराना। फैक्ट्स क्या आया? तो मंत्रालय कौन सा था जिसने कराया प्रोग्राम? तो वो है MSME मंत्रालय। सहयोगी संस्था है पावर ग्रिड। प्रमुख पोर्टल क्या है? GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं प्री में? GEM का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? MSME को CPSE से जोड़ना। BPSC के मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या इंडिया के किसी भी PCS के मेंस में? तो भारत में MSME क्षेत्र के विकास में सरकारी खरीद नीति PPP, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एवं GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अगला है बिहार के लिए रेल परियोजना है। ये हमने पहले भी ये न्यूज पढ़ा है और मेरे ख्याल से सेम ही न्यूज पढ़ा है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो लास्ट वाला हमने पढ़ा हुआ है वीडियो, उसमें मैंने इसको पढ़ाया है। अब अगला है PM गति शक्ति का रेलवे नेटवर्क।
पीएम गति शक्ति के अंतर्गत रेलवे अवसंरचना का तीव्र विस्तार किया जा रहा है। 2014-25 से 25 के दौरान पूरे भारत में 34,428 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई। योजना का उद्देश्य है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बढ़ाना और रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाना। स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एस्केलेटर एवं दिव्यांग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है और पर्यावरण अनुकूल एवं दीर्घकालिक अवसंरचना विकसित की जा रही है। फैक्ट्स क्या निकल के आता है इस कंटेंट से? तो नई रेल लाइन जो है 2014 से 25 के बीच में वो 34,428 किलोमीटर बिछाई गई है। प्रमुख योजना है पीएम गति शक्ति। OSOP का मतलब है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं प्री एग्जाम में? तो पीएम गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मल्टी मॉडल अवसंरचना। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? रेलवे स्टेशन से। मेंस में प्रश्न कैसे आ सकते हैं? पीएम गति शक्ति योजना भारत की लॉजिस्टिक्स एवं अवसंरचना क्षमता को किस प्रकार सुदृढ़ करती है या नहीं है? रेल पटरियों का नवीनीकरण एवं अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेल पटरियों का नवीनीकरण, सुरक्षा एवं गति बढ़ाने हेतु निरंतर किया जाता है। 2014 से फरवरी 2026 तक लगभग 54,600 किलोमीटर रेल पथ का नवीनीकरण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास किया जा रहा है। पूरे देश में 1337 स्टेशन चयनित किए गए हैं, ये डेटा याद रखिए। और बिहार में 98 हैं, ये भी डेटा याद रखिए। योजना में स्टेशन भवन, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रतीक्षालय, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाएं एवं एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। फैक्ट्स क्या निकल के आता है इस टॉपिक से? नवीनीकृत रेल पथ 54,600 किलोमीटर। अमृत भारत स्टेशन भारत में 1337 और बिहार में चयनित है 98। तो प्रश्न यही है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार में स्टेशन कितने हैं? 98, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। 2014 से फरवरी 2026 तक लगभग कितने किलोमीटर रेल पथ का नवीनीकरण किया गया है ना? वो है आपका 54,600 किलोमीटर। अब है आपका कि मेंस में कैसा प्रश्न आ सकता है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह के प्रश्न मेंस में आ सकते हैं। अगला है सड़क ऊपरी पुल ROB एवं सड़क अधोगामी पुल RUB। तो भारतीय रेल समपार फाटकों, लेवल क्रॉसिंग जो होते हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए रोड ओवर ब्रिज एवं रोड अंडर ब्रिज RUB का निर्माण करती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल एवं सड़क यातायात को सुरक्षित एवं सुगम बनाना है। प्राथमिक दुर्घटना संबंधित समपारों को दी जाती है। परियोजनाओं का चयन यातायात घनत्व, सुरक्षा, व्यवहारिकता एवं लागत के आधार पर किया जाता है। ROB सड़क ऊपरी पुल और RUB जो भी है दोनों में से सड़क अधोगामी पुल, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज है, ये बनाने से जाम की समस्या कम होती है, रेलगाड़ियों की गति एवं समय पालन पंक्चुअलिटी में सुधार होता है और यह रेलवे सुरक्षा एवं आधुनिक अवसंरचना विकास का महत्वपूर्ण भाग है। फैक्ट्स क्या निकल के आता है इससे? ROB रोड ओवरब्रिज, RUB रोड अंडरब्रिज। उद्देश्य क्या है? समपार फाटक समाप्त कर, मतलब साथ साथ में दोनों जो फाटक हैं और रेल और सड़क है, सुरक्षा को बढ़ाना। ROB का फुल फॉर्म क्या है? रोड ओवर ब्रिज है ना, RUB का रोड अंडर ब्रिज। ROB या RUB का निर्माण किसका उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा एवं यातायात को सुधार करना। प्रश्न आ सकता है मेंस में, रेलवे सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में RUB की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। अगला न्यूज है रेलवे बजट एवं बजटीय आवंटन का उपयोग। इसको ध्यान से समझिए, प्रश्न आ सकता है। भारतीय रेल को वर्ष 2025-26 में 2,52,200 करोड़ का सकल बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ। 9 मार्च 2026 तक लगभग 97% राशि का उपयोग किया जा चुका था। 2014-15 में रेलवे बजट 32,300 करोड़ था। 14-15 में, ठीक है। वर्तमान बजट का लगभग 8 गुना बढ़ चुका है। अभी का बजट लगभग 8 गुना बढ़ चुका है। बजट का उपयोग नई रेल लाइन, दोहरीकरण, मल्टी ट्रैकिंग, स्टेशन पुनर्विकास एवं यात्री सुविधाओं के लिए किया जाता है। राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे, जनरल रेलवे के आधार पर परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं इस टॉपिक से? बजट 2025-26 में 2,52,200 करोड़ दिया गया, उपयोग हो गया 97% और 2014-15 में यह 32,800 करोड़ था, जिससे अब 8 गुना ज्यादा दिया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2025-26 में बजट का कितना किया गया? सकल बजटीय आवंटन रेलवे के लिए, भारतीय रेलवे के लिए 2,52,200 करोड़। और रेलवे परियोजनाओं का निष्पादन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? क्षेत्रीय रेलवे के आधार पर।
मेंस के लिए प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे के बढ़ते बजटीय आवंटन का देश के आर्थिक विकास एवं अवसंरचना निर्माण पर स्पष्ट प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो है टॉपिक वो है बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा डिटेल अलग से पढ़ लीजिए। बिहार में PMGSY के अंतर्गत 65,599 किलोमीटर लंबाई की 18,768 ग्रामीण सड़कें तथा 2,094 पुल स्वीकृत किए गए हैं। कुल परियोजना की लागत 41,983 करोड़ है। मार्च 2026 तक 62,503 किलोमीटर सड़कें, 18,535 सड़क परियोजनाएं एवं 1,761 पुल पूरे हो चुके हैं। किशनगंज जिले में 390 सड़कें एवं 250 पुल स्वीकृत हुए हैं। अलग से किशनगंज का नाम क्यों है यहाँ पे, अगर है तो उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। PMGSY की समय सीमा मार्च 2027 तथा PMGSY 3 की थी मार्च 2027 है और 3 की है मार्च 2026 निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क रूरल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है। फैक्ट्स क्या निकल के आता है कंटेंट से, कुल सड़कें 18,768, कुल लंबाई 65,599, कुल पुल 2,094 और लागत है 41,983 करोड़। और बात हो रही है बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की, मार्च PIB का न्यूज है। PYQ कैसे आ सकते हैं, MCQ बोल रहा हूँ सॉरी, और कैसे प्रश्न आ सकते हैं प्री में। बिहार में PMGSY के अंतर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हैं, 18,768, और उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो ग्रामीण सड़क संपर्क। मेंस में प्रश्न आ सकता है, बिहार में ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला है SDG, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी कार्यशाला के बारे में टॉपिक है। 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई। आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा किया गया। तकनीकी सहयोग UNDP इंडिया ने प्रदान किया। उद्देश्य SDG मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एवं जेंडर स्टेटिस्टिक्स को मजबूत करना था। राष्ट्रीय सांकेतक प्रारूप NIF एवं राज्य सांकेतकों पर चर्चा हुई। पर्यावरण लेखांकन एवं जैव विविधता लैंगिक समानता पर विशेष बल दिया गया। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फैक्ट्स क्या है, स्थान कहाँ है, पर कहाँ पे हुआ ये, पटना में। सहयोग किया UNDP इंडिया ने। विषय था SDG एनवायरमेंट अकाउंटिंग और जेंडर स्टेटिस्टिक्स। BPSC प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, SDG कार्यशाला का तकनीकी सहयोग किस संस्थान ने दिया, UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDG का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 है टोटल, ठीक है, डिटेल से कभी पढ़ा दूंगा किसी वीडियो में। BPSC मेंस के में प्रश्न कैसे आ सकते हैं, तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वसनीय सांख्यिकी एवं पर्यावरण लेखांकन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला है आपका एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज ASISSE 2026। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, 13 मार्च 2026 को पटना में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होना है। इसमें GSTN डेटाबेस का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए पुराना है न्यूज, अब हो चुका है ये सर्वेक्षण, इसलिए चूंकि मार्च पढ़ा रहा हूं मैं तो अप्रैल का आता है, अप्रैल मई जून में मैंने इसमें जरूर पढ़ाया होगा। उद्देश्य क्या है, सेवा क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस तैयार करना, और सेवा क्षेत्र का GDP में लगभग 50% योगदान है। सर्वेक्षण में GVA, पूंजी निर्माण, श्रम शक्ति एवं स्थिर पूंजी से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और इससे राष्ट्रीय आय के सटीक आकलन में सहायता मिलेगी। फैक्ट्स क्या है निकल के इस कंटेंट से, संस्था है NSO, प्रारंभ किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। डेटाबेस किसका बनाना है, GSTN GDP GSTN का, और GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो SISSE एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस 2026 का किस क्षेत्र से संबंध है, तो सेवा क्षेत्र से। ASISSE एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस 2026 में किस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा, GSTN का। मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में ASISSE 2026 की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। अब है आपका लास्ट है राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा
आपका NSO के द्वारा ही 11 से 12 मार्च 2026 को पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सर्वेक्षण अवधि अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक निर्धारित है। उद्देश्य क्या है इसका? घरेलू आय, आय वितरण एवं आय असमानता का आकलन करना। प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा नीति निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन में, और प्रशिक्षण में प्रगणकों, इन्यूमरेटर्स को सर्वेक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। यह भारत में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फैक्ट्स क्या निकल के आया कंटेंट से? अवधि है अप्रैल 26 से मार्च 27। संस्था है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य है घरेलू आय एवं आय असमानता का अध्ययन। अब प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू आय एवं आय वितरण का अध्ययन। और राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? NSO। ठीक है। मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज क्या किया? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून ये सारा PIB पटना का समाप्त कर लिया। जब अगली बार हम मिलेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की खबरों को पढ़ेंगे PIB पटना की, और उसके बाद जब मिलेंगे तो फिर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का पढ़ लेंगे। तो इस तरह से 1 साल का पूरा हो जाएगा। मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा इसको। और आप जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप ये समझो कि आपका लास्ट 6 मंथ का जनवरी 2026 से जून 2026 तक का पूरा PIB बोलिए, या फिर बिहार के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बोलिए, प्री और मेंस के लिए जो आगामी एग्जाम्स है उसके लिए आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियोज 20-30 मिनट के हैं, 15 मिनट का भी एक वीडियो है, तो उसको आप 3-4 बार पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप लिखिए उसमें जाके कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। डाउट हालांकि नहीं होगा क्योंकि सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक है। और तैयारी शुरू कीजिए, और अच्छे से आपको प्री एग्जाम में बैठना है, निकालना है। मैं कंटेंट लाता रहूँगा। BPSC पाठशाला विद चौहान जो है वो चैनल का नाम है, जहाँ पर BPSC के सारे एग्जाम्स के लिए और SSC के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो या बिहार के SSC हो, सेवा वाले सहायक हो, TRE एग्जाम हो, कोई भी हो, दरोगा का एग्जाम हो, और अदर PCS और UPSC के प्री मेंस की तैयारी GS के संदर्भ में कंप्लीट कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको BPSC पाठशाला विद चौहान से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों से, दोस्तों से बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।